दोस्तों मैं एक ट्रैवल कंसल्टेंट हूँ और कई बार ऐसी ऐसी इंक्वायरीज़ आती हैं मुझ पे। कई बार उन पे गुस्सा भी आता है, शुरू शुरू में बहुत आता था, और कई बार प्यार भी आता है। क्योंकि जब भी कोई मुझे आकर पूछता है कि यार एक बढ़िया सा पैकेज दे दे, तो मैं हमेशा पूछता हूँ भाई जाना कहाँ है तुझे। और उसके बाद अगर वो एक जगह बताता है, फिर मुझे उससे पूछना पड़ता है कि भाई कौन सी डेट को जाने वाला है। और कई बार तो कुछ सिनेरियोज में उसको डेट नहीं पता होती है, फिर वो बोलते हैं जी वो फलाने महीने का दे दो आप। अरे भाई हर महीने में रेट अलग होते हैं। उसके बाद आपको और भी जानकारी देनी चाहिए, जैसे कितने लोग जा रहे हैं कौन सा आप ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके का इस्तेमाल करना चाहते हो, और भी कुछ 10 सवाल होते हैं। उसके बाद मेरे को वो जानकारी मिलने के बाद मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड कर पाऊंगा। तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, और मैं बोलूँगा दोनों पक्षों के लिए, वो कौन कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती हैं और हम कैसे दूर कर सकते हैं, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आगे। पहले तो हम लोग डिफरेंस जान लेते हैं कि ट्रैवल एजेंट और एक ट्रैवल कंसल्टेंट में फ़र्क क्या होता है। आप बोलोगे जी फैंसी नाम है ट्रैवल कंसल्टेंट, इसलिए आजकल लोग रखते हैं, और मुझे तो कई बार लोग मुंह पे भी बोल जाते हैं। तो फिर मेरे को उनको समझाना पड़ता है कई बार कि यार भाई ऐसा है कि ये जो ट्रैवल एजेंट्स हैं मोस्टली वो लोग सिर्फ बेच रहे हैं पैकेज। अगर आप उनसे 2 सवाल फालतू पूछ लो तो उनको कुछ नहीं पता होता जगह पे, और स्टैंडर्ड रिप्लाई उनका ये होता है कि जाके आप खुद से ढूंढ लीजिए, नेट पे आजकल तो सब कुछ मिल जाता है। और कुछ जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, बुरा नहीं कहूँगा, सबको कमाने का हक है, तो कुछ लोगों ने जैसे फोटो स्टेट के साथ ट्रैवल एजेंट से पैकेज बेचने का काम भी कर रहे हैं, रेलवे टिकट्स भी बेच रहे हैं। तो ऐसी जनता बहुत ज़्यादा है, और मैं बोलूँगा ऑलमोस्ट 70-80% के करीब है। बहुत ही कम कंपनीज़ हैं जो ट्रैवल मतलब का प्रॉपर ट्रैवल कंपनीज़ हैं। तो लोग उनके पास कई बार नहीं जाते हैं ये समझ के कि वो महंगे होंगे। महंगे नहीं होते हैं भाई, उनको अपना ब्रांड अवेयरनेस बनानी होती है, और अपने उसको बनाने के लिए अच्छे अच्छे ऑफिस बनाते हैं। ज़रूर जाओ उनके पास, डरो मत। अब एज अ ट्रैवल कंसल्टेंट यार मेरे पास मैं कस्टमाइज आइटनरीज बनाता हूँ। मैं उनकी बात सुनता हूँ, कब जाना है कब आना है वो सब मेरे को पूछना पड़ता है उनको, और उसके बाद उस जगह की नॉलेज है मुझे। अब मैं आप बोलेंगे मेरे को थाईलैंड के बारे में, आप मुझसे कुछ भी पूछे मैं आपको झट से बता दूंगा खड़े खड़े, ठीक है। तो मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊंगा। वो फैमिली जा रही है तो उनको कौन से एरिया में रहना चाहिए थाईलैंड के अंदर जाके, अगर आप सिंगल हैं तो कैसे जा रहे हैं। मेरे पास सोलो ट्रैवलिंग के लिए जितनी इतनी बड़ी मैंने वेबसाइट बनाई है, वो इसीलिए बनाई है कि सोलो ट्रैवलिंग को लेकर बहुत सारे सवाल थे, तो मैंने उनको दूर करने की कोशिश की है। तो मैं बोलूँगा ये थोड़ी सी जानकारी अगर आप रखें ट्रैवल एजेंट और ट्रैवल कंसल्टेंट का, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आपको बहुत आसान होगी, और आपको ये भी पता लगेगा आपको किससे खरीदना चाहिए। क्योंकि हो सकता है आप खुद से आपको सिर्फ टिकट्स ही चाहिए हो या बुकिंग्स ही चाहिए हो, पर अगर आपको एक पूरा पैकेज बनाना है तो मैं बोलूँगा कंसल्टेंट थोड़े से अच्छी जानकारी वाले लोग होते हैं, उनको पता होता है उस जगह के बारे में। तो उस हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उन दोनों के पास चूज़ करें। आपने जी हमें पैकेज अच्छा नहीं दिया, ये कई बार बातें मुझे सुनने को मिलती हैं। तो मेरा उनसे यही सवाल होता था कि सर हुआ क्या है, क्योंकि मैं हर किसी के लिए एक कस्टमाइज आइटनरी बनाता हूँ। हर किसी को एक ही आइटनरी नहीं मैं चेपता हूँ, उनको कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं है मेरा। तो मैं काफ़ी सीरियसली लेता हूँ उन बातों को। तो मैंने पूछा सर क्या हुआ, क्या मतलब होटल मैंने गलत सजेस्ट किया, या आपको पिकअप वहाँ पर टाइम से नहीं आया, या क्या वजह थी आपको ऐसा लग रहा है। यार जो आपने एयर फ्लाइट दी थी ना, वो उसका ना AC काम नहीं कर रहा था मैंने कहा यार अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, लिटरली मुझे बोलना पड़ा। अब मैं क्या करूँ भाई। एक बात जाननी सबके लिए यहाँ बड़ा ज़रूरी है कि जितने भी ट्रैवल एजेंट्स हैं या ट्रैवल कंसल्टेंट्स हैं, ये सब हम लोग एक सर्विस प्रोवाइडर हैं। हम आपको सर्विस, हमारा होटल से कुछ आपको होटल सजेस्ट कर सकते हैं कौन सा अच्छा और बुरा है। उसमें भी कई बार 19-21 हो जाती है, क्योंकि हर किसी के अपना एक लेवल होता है सर्विस का। कईयों के लिए बहुत अच्छी सर्विस होती है, कई लोग बोलते हैं बिल्कुल ही बेकार है। तो मैं ये बोलूँगा ये आपको ये जो डिफरेंस है समझना ज़रूरी है। अगर आप किसी भी होटल में जाते हैं तो होटल पॉलिसी अप्लाई, अगर आप कोई भी टर्म एंड कंडीशन पढ़ें तो उसमें ये ज़रूर लिखा होता है। क्यों? क्योंकि होटल हमारा नहीं है, हमारी कंपनी का नहीं है। सेम गोज़ फॉर द फ्लाइट ऑल्सो, या कोई भी ऐसी चीज़ जो ट्रैवल एक पैकेज में होती है, उसको हम लोग सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और हम आपको पूरा एक पैकेज बना के देते हैं ताकि आपको घूमने की ज़रूरत ना पड़े इधर उधर। तो मैं बोलूँगा आप इस चीज़ को अगर समझ लेते हैं तो मेरे हिसाब से एक ट्रैवल एजेंट के साथ में आपको बहुत ही कम आपके इश्यूज आएंगे, और आपको पैकेज की समझ भी आएगी। आगे वीडियो में देखते हैं हम लोग कि हमारे को ट्रैवल पैकेज तो एजेंट ने बेच दिया, पर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो जब पैकेज खरीदने जाते हैं तो वो उनकी जो फोकस रहता है वो सिर्फ पैसे कितने लगेंगे और कितनी हम लोग उसमें बार्गेनिंग कर सकें, उसी पे फोकस रहता है।
और मैंने कितने एजेंटों से सुना है, मेरे खुद के भी एक्सपीरियंस हैं, कि वो सिर्फ बात कर रहे होते कितने पैसे लेगा, मैं इतने पैसे दूंगा, मैं इतने पैसे दूंगा, इसको कम कर दीजिए, यहाँ पर एडजस्टमेंट कर दीजिए, और वो लेकर चले जाते हैं। और इन सिनारियोज में क्या होता है कई बार कि आप बेसिक डिटेल्स भूल जाते हो। आपको वहाँ करेंसी एक्सचेंज खुद से करानी है। भाई ट्रैवल एजेंट ने अपनी तरफ से पैकेज बड़े अच्छे तरीके से आपको बना दिया, और वो उसको मैंने नहीं देखा कि कोई उसको ऑनर ना करे। कुछ सिनारियोज में हो सकता है, वो तो रहता ही रहता है, 19-21 का फर्क तो रहता है। बट आपको भाई वाउचर उसने दे दिए, वाउचर आपको लेकर जाने हैं। अगर वाउचर आपके पास ईमेल में आए तो उनका प्रिंट आउट होना ज़रूरी है। चलो आजकल तो काफ़ी मॉडर्नाइजेशन आ गई है, उसके अंदर नंबर, रेफरेंस नंबर ही चाहिए होता है। पहले आपको वाउचर प्रिंट करने होते थे। उसके बाद भाई आप जब लैंड करोगे कहीं पे, किसी दूसरी फॉरेन कंट्री में अगर आप ट्रिप लगा रहे हैं, तो आपको इमिग्रेशन खुद से क्लियर करना है। वहाँ कोई नहीं आ सकता बाहर का आदमी। और कुछ लोगों को इस बारे में नहीं पता होता, वहाँ जाके उनकी फजीहत हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ फॉर्म भी भरना है, आपको लाइन में भी लगना पड़ेगा। अगर आपने उसकी तैयारी ढंग से नहीं की, हो सकती है आप वैसे ही डर जाते हो कि पता नहीं क्या पूछने वाला है, जबकि टूरिस्ट वीज़ा के लिए ऐसा कुछ होता नहीं है। वीज़ा ऑन अराइवल जैसी जगहों पे तो बिल्कुल ही बड़ा आसान तरीका होता है। उसके बाद उनके एक्सपेक्टेशंस कुछ के लेते हैं कि इमिग्रेशन के बाहर आते ही एक आदमी खड़ा होगा। नहीं भाई, आपको एयरपोर्ट के बाहर पहुंचना है, एक डेस्टिनेशन, एक कोई गेट बताया जाता है आपको कि वहाँ पहुँचिए, वहाँ से हम आपको ले सकते हैं, बिकॉज हम लोग वहाँ तक नहीं आ सकते बाहर के लोग। तो जब ऐसी इंफॉर्मेशन जो रह जाती हैं, तो तब इंटरनेशनल बेइज्जती कर रहे होते हैं वहाँ से, गाली गलौज चल रहा होता है फ़ोन पे। आजकल तो चलो व्हाट्सएप का हो रहा है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पहले लोग ISD पे लड़ते थे। तो मैं बोलूँगा ये बातें आपको एक पैकेज खरीदने के बाद भाई एजेंट से पूछो कि और क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, या उनको क्या तैयारी करनी है आपको। अगर आप सारा फोकस सिर्फ रेट्स पर ना करें और आगे की जानकारी लेंगे, मेरे हिसाब से आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ट्रैवल एजेंट्स के साथ में और कम हो जाएगी। एक ट्रैवल पैकेज के 5 पार्ट होते हैं: फ्लाइट, होटल्स, ट्रांसफ़र, टूर और वीज़ा। जो ये 4 कंपोनेंट है ना, इसमें से टूर को छोड़ के सारे फिक्स्ड रहते हैं। टूर्स आप उसमें जितने मर्जी कर लीजिए। अब पैकेजेस को सस्ता बनाने के लिए टूर्स लिमिटेड रखे जाते हैं, या उस हिसाब से रखे जाते हैं कि कितने दिन के लिए आप जा रहे हैं। 4 नाइट्स के लिए जा रहे हैं तो आपके 2 या 3 टूर होंगे। 5 नाइट्स के लिए जा रहे हैं तो उसमें बढ़ सकते हैं। और कई बार क्या होता है, कॉस्ट कटिंग के चक्कर में जो ट्रैवल पैकेजेस बनते हैं, वो वहाँ पर उसको अंदर जो सिटी टूर्स डाले जाते हैं, जो कि सबसे सस्ते पड़ते हैं उनको। अब होता क्या है, जैसे अगर आप मान लीजिए दिल्ली के पास आए हैं, अगर आपने ताजमहल उसमें ऐड नहीं किया, जो कि कुछ घंटे की राइड और आप वो जाके दे सकते हो, और आप बाहर से किसी से आए हो, तो आप एजेंट के पास ये जाके लड़ते हो कि आपने हमारे को सही ढंग से गाइड नहीं किया। अब यहीं पर एक तो मैं बोलूँगा कि ट्रैवल कंसल्टेंट यहाँ पर थोड़े से आपको अच्छे मार्गदर्शक बन सकते हैं, पर मैं उनकी तारीफ नहीं करूँगा ज़्यादा इस वीडियो में। बट हाँ, यहाँ पर मैं जो बात ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपको अपने आप से खुद होमवर्क करना है। अब हो सकता है कि आपका कुछ हिस्ट्री से ज़्यादा इंटरेस्ट कहीं पे ज़्यादा हो, या आप चाहते हो कि मैं एक सर्टन चीज़ तो यार पहली बार जा रहा हूँ, वहाँ जाके देख कर ही आऊँ, वो ना मिस हो। अगर वो पैकेज में नहीं है तो आप उसको ऐड करवा सकते हैं और बोलिए जी ये पैकेज नहीं, मैं ये डाल दीजिए, उसको निकाल दीजिए, या ये भी अगर हो सकता है तो बहुत ही बढ़िया है। तो ये होमवर्क आपको करना है, वो एजेंट नहीं करेगा भाई। तो अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन खुद थोड़ी सी उसके अंदर आप जाकर उसकी रिसर्च करें, जिस देश में जा रहे हैं, थोड़ी चीज़ें आप उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। दूसरा होता है आपका कि आपके पास हर बंदे की स्पेंडिंग जो कैपेसिटी है, पैसे खर्च करने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। या कई चीज़ों में हम लोग ऐसा भी देखा गया है कि कुछ चीज़ों पे हम लोग पैसे लगा देते हैं और कुछ चीज़ों पे हमारे को पैसा लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। अब मान लीजिए आप शेयर ट्रांसफ़र कहीं बोलते हैं जी हमें नहीं चाहिए, मतलब उसमें एक वो वैन रहती है, उसमें 10 लोग जाते हैं, वो बोलते नहीं जी हमें उसमें नहीं जाना, आप हमारे को एक प्राइवेट ट्रांसफ़र दे दीजिए, ठीक है। तो ये आपको खुद से बताना पड़ेगा उसको। उस बंदे को नहीं पता आपकी क्या पर्सनल, आपकी जो क्या चाहते हैं आप, या आपकी आप उस पर पैसा खर्चना करना भी चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो पर्सनल ट्रांसफ़र है वो आपको महंगी पड़ने वाली है। पर्सनल या प्राइवेट ट्रांसफ़र हम उसको बोलते हैं। तो उन्होंने ऐसी ही और चीज़ें हैं, जैसे खाने को लेकर हो गया है। अगर कोई वेजिटेरियन है तो आपको उसको बताना पड़ेगा। हो सकता है वो आपको वेजिटेरियन खाना नहीं दिला पाए एजेंट, तो उस केस में आपको खुद ढूंढ कर जाना है पहले से कि वहाँ कहाँ जाके हम लोग वेजिटेरियन खाना खाने वाले हैं। तो ये जो प्रेफरेंसेस हैं, कुछ जो आपकी अपनी प्रेफरेंसेस हैं, पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं, वो आपको अपने एजेंट्स के साथ जरूर शेयर करनी चाहिए। और मैं बोलूँगा इससे और आपकी जो पैकेज और जो आपकी यात्रा है बहुत अच्छी होने वाली है, उसमें आपकी लड़ाइयाँ कम होंगी। बुकिंग वाउचर्स, दोस्तों जो भी आप पैकेज कभी भी बुक करवाते हैं तो आपकी बुकिंग्स जितनी भी होती हैं उसके वाउचर्स आपको दिए जाते हैं। या तो आजकल आपको मेल किया जाता है, या आपको कई कंपनीज
उसका आपको प्रिंट आउट भी देती हैं। तो जब चेक इन के टाइम पर अगर आप जाते हैं वहाँ पर कुछ जगहों पे मिसअंडरस्टैंडिंग ये होती है कि हम जाकर वहाँ अपना नाम बताएंगे तो हमारी बुकिंग वहाँ हमारे को दिखनी चाहिए या हमें रूम दे देना चाहिए मैंने अपना नाम बताकर, पर ऐसा नहीं होता है। आपको उस वाउचर के ऊपर एक नंबर रहता है जिसको बुकिंग नंबर बोलते हैं, उसके दिखाने के बाद ही आपको बुकिंग दी जाती है। कुछ सिनारियोज में कुछ लोग उसको लेकर ही नहीं जाते हैं, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं जी हमारे नाम बताया तो दे देना चाहिए वहाँ पे, तो उस केस में वो सर्विस लेवल का इशू बनाकर भी कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये कोई सिचुएशन कोई भयंकर है या इसका कोई निवारण नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपको जो ट्रैवल एजेंट है जिससे आपने बुकिंग करवाई है, तो जो आदमी आपको वहाँ मिलने वाला जो उनका रिप्रेजेंटेटिव है उसका नंबर ज़रूर लें और उसका नाम आपको पता होना चाहिए, जस्ट इन केस कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो। और सबसे आसान तरीका तो यही है कि भाई अपने जो वाउचर्स हैं सबको ईमेल कर लो अपने पास में या मोबाइल फ़ोन में रख लीजिए। कई बार इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता है तो वो आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। अब उसके बाद जो सबसे बड़ी मैंने लड़ाइयाँ देखी हैं वो ब्रेकफास्ट को लेके होती हैं कि भाई ब्रेकफास्ट जो है उनका एक फिक्स टाइम होता है, लेट्स से 10:30 बजे तक ब्रेकफास्ट मिलेगा, तो ब्रेकफास्ट आपको खुद करने आ जाना है भाई, आपको कोई बुला कर नहीं लेकर जाएगा। आपके पैकेज बुक हो गए, सब कुछ हो गया। पर कुछ लोगों को इस मामले में मैंने देखा है कि वो 10 मिनट पहले ही जाते हैं जब बंद होने वाला होता है, और फिर जब वो डिनाई कर देता है होटल तो फिर एजेंट के ऊपर ये बारी आ जाती है कि यार हमारे को ब्रेकफास्ट नहीं मिला, हम 10 मिनट पहले गए थे। ऐसा नहीं होता जी, आपको जल्दी जाना है और आपको खुद जाना है। और अगर आपको ब्रेकफास्ट का टाइमिंग नहीं पता है तो होटल स्टाफ से पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे इजीली। और तो और क्या, आपको सिर्फ एक फ़ोन उठाना है कमरे से और आप किसी भी टाइम पूछ सकते हैं उनसे कि भाई सुबह का ब्रेकफास्ट कितने बजे मिलता है। कई बार क्या होता है कि आपको जल्दी अगर चेकआउट करना है तो कई होटल्स 6 बजे भी ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करते हैं, तो अगर ये आप डायरेक्टली होटल से पूछ लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा वो, ठीक है। और इस केस में मैं बोलूँगा कि जो दूसरी चीज़ आती है उसमें टूर्स के ऊपर जितने भी आपको वाउचर मिलते हैं उसमें एक आइटनरी दी जाती है कि इसमें बताया जाता है कि जी इतने बजे ये टूर की बस जाएगी, तो आपको खुद से पहुंचना है वहाँ पर, आपको कोई लेने आने वाला नहीं है रूम तक। इस मामले में तो मैं बोलता हूँ इंतहा कि लोग अपनी बसेस मिस कर जाते हैं, या फिर वो 5 मिनट लेट पहुँचे हैं तो फिर क्या हो गया जी, हम वहाँ खड़े होना चाहिए था। ऐसा नहीं होता है जी, खड़ा हुआ तो खड़ा हुआ है, अगर उसने टाइम पर उसको निकलना है वो निकल जाएगा, बिकॉज उनके बहुत सारे टूर्स करने होते हैं उनको, अप डाउन जो करने होते हैं। और अगर आपने मान लीजिए एक फेरी लेनी है और अगर आप टाइम पे नहीं जाते हैं वहाँ से तो आपकी फेरी मिस हो जाएगी, और जो उसके बाद उसने जो दूसरा ग्रुप उठाना था वो भी उसका मिस हो जाएगा, उसमें भी प्रॉब्लम आ जाएगी, तो उनकी तो पूरी चेन ब्रेक हो जाती है। तो अगर ये बिजनेस अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी समझ लें और टाइम से जाएं हर चीज़ों के लिए, और जो चीज़ें नहीं पता वो पहले पूछ कर रखें, तो मैं बोलूँगा काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो आपके नहीं होंगे। और मैं बोलूँगा उसके बाद जो आपका मैं बोलूँगा एज ए मैं बोलूँगा वर्ल्ड सिटीजन बनना है किसी को, आजकल हम लोग इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है और हम लोग जगह जगह घूम रहे हैं, हमारी भी वैल्यू बढ़ेगी और हम लोगों को भी लोग पूछेंगे कि नहीं जी हमें इंडियन विजिटर्स ही चाहिए और चाहिए। अंत में दोस्तों मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि जितने भी ट्रैवल एजेंट्स हैं वो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ये बात आपको भूलना नहीं चाहिए, वो आपके बिहाफ पे बुकिंग करते हैं। अगर फ़्लाइट लेट हो जाती है तो उसमें कसूर ट्रैवल एजेंट का नहीं है, उस कंपनी का है जिसने फ़्लाइट लेट की है। तो अगर आप डायरेक्ट बात उनसे करेंगे तो आपको रिजल्ट ज़्यादा बेटर मिलेंगे। अब मैं ये भी एक और बात देखने वाली है कि आप किस आदमी से ख़रीदते हैं, वो आपको पता लग जाएगा उसकी बातचीत से, जब आप उससे ख़रीदने जाएंगे कि उसको कितनी इन्फॉर्मेशन है उस जगह के बारे में। और हमेशा ही अगर आप पैकेज सिर्फ रेट को देख के ख़रीदते हैं तो वो भी गलत है। मैंने एक वीडियो किया था कि आप ट्रैवल पैकेज कैसे ख़रीदना चाहिए और किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें थोड़ी सी आपको और अंडरस्टैंडिंग आएगी उसमें। और उसके अंदर आप ये बात जान लीजिए कि जितने भी पैकेजेस मिलते हैं वो हर किसी के लिए सूटेबल नहीं होते हैं, कुछ फैमिलीज़ के लिए बने होते हैं, कुछ सिंगल्स के लिए बने होते हैं, तो वो आपको एक बात ध्यान में ज़रूर रखनी चाहिए जब आप ऑनलाइन खरीदते हैं। अब मैं बात करूंगा तीसरी बार ट्रैवल कंसल्टेंट्स के थ्रू। ट्रैवल कंसल्टेंट्स थोड़े पैसे आपसे लेते हैं बट उसकी वैल्यू वो पूरी कर देते हैं हमेशा। उनके पास थोड़ी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छी, अगर आप थोड़े से बड़ी फैमिली में जा रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको एक ट्रैवल कंसल्टेंट के थ्रू ही लेना चाहिए, क्योंकि वो आपके हर एस्पेक्ट को समझेगा और आपको उसी तरीके से सजेशन देगा। तो अंत और लास्टली यही रह गया है कि देखिए ट्रैवल एजेंट से भी मिस्टेक्स होती हैं, लोग हैं, गलतियां होती हैं, पर मैं यही कहूँगा कि उसको थोड़ा अगर आप समझ लेते हैं उस बात को तो आपको पता लग जाएगा कि जी हाँ पूरा कसूर उसका नहीं है। अगर है भी है तो ऐसे लोगों से यही हो सकता है कि अगली बार हम लोग पैकेज नहीं खरीदेंगे।
तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप थोड़ी ट्रैवल की समझ आपके अंदर और बढ़ेगी और हमारे जो ट्रैवल एजेंट्स के साथ जो लड़ाई होती हैं वो शायद कम हो जाएं और दोनों पार्टियां घर खुशी खुशी जाएं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।